इसमें आज हम आपके लिए एक ऑफर की घोषणा करने वाले हैं। चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो 3 प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था सबसे पहले वो देख लेते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पर आपको ये बता दूं कि डिजिटल पैनल पर ये हमारा पहला क्लास है। इससे पहले एक हमने डेमो क्लास आपको दिया था, आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न हमने आपसे कल पूछा था यानी कि पिछले वीडियो में जो पूछा था वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है या फिर था कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 12 विभागों की झांकियों में से किसे पहला पुरस्कार मिला है। तो इसको लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि कृषि विभाग की झांकी को इसमें पहला पुरस्कार मिला है। और दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तो राइट आंसर होगा इराक। और तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि किस देश की वायुसेना ने सीमा पर नजर रखने के लिए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन सेना में शामिल किया। तो इसका आंसर हमने आपको बताया था, इसका आंसर होगा भारत। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। देखिए विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे, जितने भी छात्र बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मूल रूप से लगे हैं इस श्रृंखला को आप जरूर फॉलो कीजिए। इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। पिछले 4 वर्षों से हम यहाँ पर रेगुलर मटेरियल आपको दे रहे हैं और आप चैनल पर वो तमाम वीडियो को भी देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हम चलते हैं अब पहले प्रश्न पे। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप उसे जरूर देखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो आगामी बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको लेकर जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का हमारा संग्रह है वो भी आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में जीविका द्वारा संचालित कितनी दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। दीदी की रसोई के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कितनी दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि 5 दीदी की रसोई को ये आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। अब दीदी की रसोई क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और ये जो 5 आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है इसे, ये कौन कौन सा है, कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, यहाँ से प्रश्न स्वाभाविक रूप से अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीजों को लिखा है। तो आपको ध्यान देना है कि जिन 5 दीदी की रसोई को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है उसके बारे में। तो पटना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य शाखा है वो, और इसके अतिरिक्त अंबेडकर आवासीय विद्यालय गायघाट तथा इसके अतिरिक्त वैशाली और खगड़िया सदर अस्पताल में संचालित दीदी की रसोई को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। यानी कि कुल 3 जिले हैं और इन 3 जिलों की बात करें हम तो वैशाली और खगड़िया में जो सदर अस्पताल है वहां पर, और पटना में 3 स्थान, एक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हेड का जो कह सकते हैं ऑफिस है, और इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य शाखा है, और अंबेडकर आवासीय विद्यालय। ये कुल 3 जगह, और वैशाली और खगड़िया, कुल मिलाकर 5 जगह को या फिर 5 दीदी की रसोई को आपको ध्यान रखना है आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा दीदी की रसोई की बात करें तो दीदी की रसोई का जो संचालन बिहार में हो रहा है, हालांकि ये बिहार सरकार की पहल है और इसका जो संचालन होता है जीविका के द्वारा होता है। इन सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। हालांकि उससे पहले एक पॉइंट और है कि खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करने के कारण ही इसे यह सम्मान मिला है या फिर इस आईएसओ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अच्छा यहाँ पर हम बात कर रहे थे दीदी की रसोई की, तो इसके बारे में यहाँ पर चीजें लिखा गया है कि दीदी की रसोई, तो इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों के द्वारा खाना बनाकर उपलब्ध कराया जाता है। और इसकी शुरुआत की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना कि दीदी की रसोई योजना की जो शुरुआत हुई थी 2018 में वैशाली जिले के एक अस्पताल से की गई थी। मूल रूप से इस योजना को जो लाया गया जीविका द्वारा संचालित है। आपको ध्यान रखना कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पे जो कैंटीन होते हैं तो जीविका दीदियों द्वारा खाना बनाकर वो उपलब्ध कराया जाता है। बड़े बड़े मतलब जो सरकारी अस्पताल है वहां पर आप देखते होंगे इस प्रकार के जो खाना मिलता है टाइम टू टाइम, एकदम से पूर्ण रूप से शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 2018 में वैशाली से हुई थी।
तो इतनी सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर जो जीविका की बात हुई है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जीविका की शुरुआत कब हुई थी, तो हमने आपको बताया था जीविका की शुरुआत जो हुई थी 2006 में हुई थी। विश्व बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी और जीविका जो योजना है ये बिहार सरकार की एक पहल है। तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप लगे हैं, खास करके शिक्षक भर्ती वाला जो एग्जाम है वो आपका आयोजित होना है। ऐसे में बिहार से जो कुछ बेसिक्स फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ से कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और एग्जाम में जो ये छोटे लेवल के जो प्रश्न है वो भी गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो हम देख लेते हैं, हालांकि इसमें कुछ चीजें अपडेट भी हुई वो भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले थे। जैसे कि हम राजधानी की बात करें तो राजधानी बिहार की है पटना। अच्छा, बिहार की राजधानी पटना को लेकर कई सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि एक दो सवाल जो प्रमुख है, जैसे कि पटना को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, ये भी एक प्रकार से पूछा जाता है। पटना नगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है, पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किसने किया था, ये तमाम चीजें हमने आपको बताया। जैसे कि हम बात करें पटना नगर को बसाने का श्रेय उदयन को जाता है, और वैसे ही पटना में सैनिक छावनी का निर्माण का श्रेय जाता है अजात शत्रु को, जिन्होंने की लक्षियों पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर सैनिक छावनी का निर्माण किया था। अच्छा, वर्तमान में जो बिहार के नए राज्यपाल हैं ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीजें आप ऐड करेंगे, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 8वीं बार, यानी कि आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 8 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार झंडा फहराने वाले ये बने हैं मुख्यमंत्री 17 बार। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, 17 बार गांधी मैदान में झंडा फहरा चुके हैं नीतीश कुमार, और ये किसी भी राज्य में, अगर भारत के बिहार के ही दृष्टिकोण से देखें तो ये सर्वाधिक है। हालांकि भारत में जो सर्वाधिक बार लाल किला पर किसी प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया गया 17 बार है, वो भी आंकड़ा, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया लाल किला पर, ये 10वीं बार था, ये भी आपको हमने बताया। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है राजकीय पक्षी बिहार का है गोरैया। 20 मार्च 2023 को 20 मार्च 2023 को भी हाल ही में गोरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु की बात करें ये बैल है, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है बिहार का गेंदा। अच्छा, राजकीय फूल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि बिहार का जो राजकीय फूल है वो कचनार है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो नया जो अपडेटेड डेटा है उसके आधार पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिहार का राजकीय फूल है वो गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, और प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के बारे में, आपका जो आगामी एग्जाम आयोजित होना है वहां पर ये 2011 से जो जनगणना है इसका, इससे संबंधित आंकड़े से एक दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2021 में जनगणना होना था, इसमें देरी हुई है और ये डेटा आने में भी काफी समय लगेगा। जनगणना संपन्न होगा उसके बाद डेटा आएगा, तो फिलहाल जो एग्जाम आयोजित होने वाले वहां पर 2011 की जनगणना से ही संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, इस चीज को यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ और भी जानकारी है वो देख लेते हैं। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार की जो स्थापना हुई थी, स्थापना को लेकर आप ये ध्यान रखेंगे कि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, और अपना बिहार आपको ध्यान रखना पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये चीजें आपको नोट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित कर रहा है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब लोगों से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। अच्छा, इतनी सारी बातें तो यहाँ पर हो गई, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 22 मार्च 2023 को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हालांकि इससे पहले पिछली बार 2022 में जो दिवस मनाया गया इसका थीम था जल जीवन हरियाली। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बिहार के मैप को आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिहार की चौहद्दी को भी लेकर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अच्छा, एक बार आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये जो बिहार वाले मैप को आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पटना की स्थिति को इंगित कर रहा है। हालांकि वर्तमान में बिहार में जो जिलों की संख्या वो है 38, और 38वां जिला है अरवल। अच्छा, वो बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर जो हम पटना की चर्चा कर रहे थे तो इसको लेकर एक प्रश्न पूछा गया था कि पटना जिला की सीमा कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो कुल 9 जिलों के साथ। इस तरह से भी चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS डायल 112 में बिहार के किस जिले को राज्य में पहला स्थान मिला है।
तो देखिए इसके बेहतर क्रियान्वयन को लेकर किस जिला को पहला स्थान मिला, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर जो होगा इस प्रश्न का ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि बेगूसराय। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, कुछ चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS डायल 112 में बिहार में बेगूसराय ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी कि इस मामले में इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए, इसके बेहतर संचालन के लिए बेगूसराय जिला पूरे बिहार में जो 38 जिले हैं उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बेगूसराय से संबंधित यहाँ पर शामिल किया है जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें एक पॉइंट है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित। तो इसके तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार है ये बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये चर्चे में है, ये इसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार मिला है। तो एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक एक्सपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी की गई थी, वो भी यहाँ पर हमने शामिल किया है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में सबसे ज्यादा या फिर सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय जिला से हो रहा है। बिहार के 38 जिलों की बात करें तो सबसे अधिक निर्यात जो वर्तमान समय में हो रही है वो बिहार के बेगूसराय से हो रही है। ये तो बात रही जिलों के संदर्भ में, लेकिन ओवरऑल हम बिहार के बारे में बात करें इस एक्सपोर्ट इंडेक्स की, हालांकि हमने ये जानकारी आपको दिया था, वो तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकंड, हाँ यहाँ पर है एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023, ये नीति आयोग की तरफ से अभी हाल ही में जारी की गई थी। इसके बारे में यहाँ पर तमाम चीजों का जिक्र हमने किया है। जैसे कि अभी हाल ही में जो नीति आयोग की तरफ से एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, तो बिहार का देश भर में ओवरऑल 22वां स्थान रहा। एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 के तहत पूछा जा सकता है कि इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला, तो बिहार को 22वां स्थान मिला। अच्छा, बिहार की भागीदारी इसमें कितनी रही, तो आपको ध्यान रखना है कि महज 0.52% ही भागीदारी बिहार की रही है और पूरे भारत में बिहार को जो स्थान मिला वो 22वां स्थान मिला। हालांकि इसके अतिरिक्त कई सारे और पैमाने हैं, जैसे कि बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार को 27वां स्थान मिला, निर्यात नीति में एक सेकंड निर्यात नीति में 13वां स्थान मिला, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां स्थान मिला, निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां और लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार को 9वां स्थान मिला। ये तो रही बात बिहार के बारे में। और अभी जो हमने बेगूसराय के बारे में बताया कि जिलों के संदर्भ में बात करें तो बिहार में सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय जिले से होता है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने चर्चा किया था राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में, तो वो भी आप यहाँ पर जरूर देख लीजिए, यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला संस्करण इसका 2018 में हुआ था और उस समय इसका विजेता जो बना था राज्य कैटेगरी में महाराष्ट्र था, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार से दूसरा संस्करण 2019 में जारी हुआ, तमिलनाडु इसमें शीर्ष पर रहा, उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और राजस्थान। तीसरा संस्करण 2020 में, इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। हालांकि चौथा संस्करण बिहार के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, उड़ीसा दूसरे स्थान पर और वहीं पर बिहार और आंध्र प्रदेश संयुक्त तौर पर इसमें तीसरे स्थान पर है। यानी कि बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत आपको ध्यान रखना है तीसरे स्थान पर रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और भी है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर चीजों को हमने शामिल किया है, आप जरूर देख लीजिए। हालांकि हमने आपको बताया है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला ये मध्य प्रदेश को मिला, सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला गंजम उड़ीसा को। इसी प्रकार से कई सारी चीजें हैं। और अभी जो हमने आपको बताया सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार मिला है ये मिला है बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को। तो ये सारी बातें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अच्छा, यहाँ पर जो अब आप तीसरे नंबर से आगे के प्रश्न देखेंगे इसमें हमने एक्सप्लेनेशन की कटौती की। हालांकि हम आपको रेगुलर एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ रीजन से हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न में हमने वो सारी चीजें जरूर ऐड की है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ये रीजन क्या है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला तीसरा प्रश्न है कि स्पेन ने किस देश को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? स्पेन ने किस देश को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है पहली बार?
तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड को हराकर। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो संयुक्त तौर पर इसका जो आयोजन हुआ है, आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ये दोनों देशों के द्वारा संयुक्त तौर पर इसका आयोजन किया गया और पहली बार इसका विजेता बना स्पेन, जो कि इंग्लैंड को हराकर ये खिताब को अपने नाम किया। हालांकि इंग्लैंड भी मतलब इस खिताब को अगर जीतता तो पहली बार ही जीतता, तो पहली बार ये खिताब जीतने का जो इनका इंग्लैंड का सपना था वो टूट गया। इस खिताब को स्पेन ने अपने नाम किया। अच्छा, वहीं पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले के मैटी केला को उसकी विशेषताओं और गुणों के कारण भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग दिया गया है? मैटी केला जो अभी हाल ही में से जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया कि तमिलनाडु के किस जिले से यह संबंधित है, जो कि उसकी विशेषताओं और विशेष गुणों के कारण ही अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया या फिर भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कन्याकुमारी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग के बारे में हमने बहुत बार आपको जानकारी दिया कि किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है उनसे संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। और बिहार के बारे में हमने कई सारी जानकारी आपको दिया है जीआई टैग के बारे में, वो तमाम चीजें यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने टाइटल में लिखा है कि बिहार के उत्पादों की सूची जिसे कि जीआई टैग मिला है। अच्छा, बिहार को अब तक जो जीआई टैग मिला, ये 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। एक कैटेगरी है खाद्य पदार्थ, दूसरा है हस्तकला और तीसरी जो कैटेगरी है आपको ध्यान रखना है यह है कृषि कैटेगरी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली बिहार को जो जीआई टैग मिला है 2023 में, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2023 में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है और ये कृषि कैटेगरी में बिहार से छठा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि हालांकि मरचा चावल जो उत्पादित होता है बिहार में, ये पश्चिमी चंपारण में मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है। पश्चिमी चंपारण में 6 प्रखंड है, आपको ये भी ध्यान रखना है। हालांकि जीआई टैग जो मिला है मरचा चावल को, इस चनपटिया प्रखंड को मूल रूप से दिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कृषि कैटेगरी में 5वां उत्पाद था मिथिला मखाना, जिसे जीआई टैग मिला था इससे पहले। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको बताया है, ध्यान रखेंगे। नो डाउट ये ऐसे टॉपिक है जहां से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा अब यहाँ पर 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पीबोट नामक दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट लॉन्च किया? देखिए, यहाँ पर दो बार पीबोट लिखा गया है। किस देश ने, हाल ही में किस देश ने पीबोट नामक दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट लॉन्च किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, कतर, कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि भारत की समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दो बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए एक हिंट दिया गया किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया। तो प्रमोद सावंत के बारे में आप लोग जानते हैं, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया। तो गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर आज आपने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं शामिल किया? दरअसल आपका जो एग्जाम आयोजित होने वाला है उसको लेकर हम चीजें तैयार कर रहे थे। जो सिलेक्टेड प्रश्न है वो हम आपके लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम 500 प्रश्नों का एक विशेष श्रृंखला आप लोगों को दिया जाए लाइव मोड, आप लोग देखें और नो डाउट वहां से आपको हेल्प होगी। बड़ी मेहनत से वो हम तैयार कर रहे हैं, आपके लिए लगभग हो गया है और हम जल्द ही आपको कम्युनिटी में या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसका पोस्ट कर देंगे। वहां से आपको जानकारी मिलेगी कब ये लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। हम कोशिश करेंगे वो जल्द आपके लिए उपलब्ध हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए, आरबीआई द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है और बैंकों में जो भी जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसका पता लगाने के लिए। तो इस पोर्टल का नाम क्या है, ये एक्चुअली में यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, इस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल, जो कि अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उद्गम पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो आरबीआई के द्वारा किया गया। अच्छा, आरबीआई की यहाँ पर बात हुई तो आरबीआई को लेकर बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में कई बार पहले भी पूछे गए हैं।
तो उसको लेकर तमाम चीजें यहाँ पर हमने दर्शाई है जहां से एग्जाम प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये एक ऐसा डेट है जहां से आपके समझिए कि लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न बने कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस एक्ट के आधार पर हुई थी ये भी पूछे जा सकते हैं। तो 1934 के एक्ट के आधार पर। अच्छा, यह भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। तो स्टोरी ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से यह है कि आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। दरअसल अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम आयोजित हुआ, एनटीपीसी वाला जो एग्जाम आयोजित हुआ वहां पर इस लोगो से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसका लोगो या फिर इसका जो प्रतीक चिन्ह है इसमें ताड़ का पेड़ और बाघ को दर्शाया गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताड़ का पेड़ और बाघ को इसमें दर्शाया गया। ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय है ये मुंबई में, ये तो मैंने आपको जानकारी दे दिया। और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है ये शक्तिकांत दास है। यहाँ से भी एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और ये शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है और वे उर्जित पटेल की जगह पर है। अच्छा, यहाँ पर शक्तिकांत दास की बात हुई तो शक्तिकांत दास को लेकर कुछ चीजें हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 के तहत ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। अच्छा, ये तो रही बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, लेकिन यहाँ पर इसके संदर्भ में एक जानकारी ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट जो सबसे लास्ट में। यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड जीता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के तहत ये वाला भी पॉइंट अति महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। तो इसके तहत जो आप ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर या फिर केंद्रीय बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 19 अगस्त 2023 को मनाए गए फोटोग्राफी दिवस 2023 का विषय या फिर थीम क्या है? ये किस थीम या फिर किस विषय पर आधारित है? अच्छा, यहाँ पर आप देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि लैंडस्केप। बी नंबर आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देता हूँ। दरअसल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं परमा क्राइसिस, ये कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। कॉलिन्स डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये भी जो होमर जो आप देख रहे हैं शब्द जो है ये भी किसी डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। आपको बताना कि वो डिक्शनरी कौन सा है। ये परमा क्राइसिस तो कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार चुना गया था 2022 का वर्ड। अब ये होमर के बारे में आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसको लेकर हमने कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी आपको दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहलवान हाल ही में लगातार 2 बार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है? बहुत ज्यादा खबरों में, न्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा भी चल रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अंतिम पंघाल, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। और आपको ये ध्यान रखना लगातार 2 बार अंडर 20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है। ध्यान रखेंगे विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडोरी का आयोजन किया है? अंडोरी क्या है? तो यह एक मक्खन महोत्सव है। जिस प्रकार से होली रंगों से खेला जाता है उसी प्रकार से जो अंडोरी त्योहार है वो मक्खन से खेला जाता है। तो ऐसे में जो पूछा गया किस राज्य में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 24 से 25 अगस्त 2023 को कहां चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई या फिर होगी? 24 से 25 अगस्त 2023 को कहां पर चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि जयपुर। जयपुर में इसका आयोजन होना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान में एक जगह है उदयपुर जो कि भारत का लेक सिटी कहकर उसे संबोधित किया जाता है। तो वहीं पर G20
पहली शेरपा बैठक आयोजित हुई थी उदयपुर में। अच्छा, भारत में G20 शेरपा कौन है? शेरपा शब्द का अर्थ हमने आपको बताया था, शेरपा का अर्थ होता है दूत, और भारत में G20 शेरपा है अमिताभ कांत। तो ये चीजें आपको याद होगा। अच्छा, 12वां प्रश्न अब यहाँ पर आपके समक्ष है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो विकल्प दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि समुद्र नाम से अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा नाविकों और मछुआरों के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया। ऐप का नाम है समुद्र, ये आप ध्यान रखें। चलिए, उसके बाद अगला 13वां नंबर यहाँ पर प्रश्न आपके समक्ष है कि हालिया जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो विकल्पों के आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। हालांकि बिहार की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। बिहार की बात करें तो अंतिम से तीसरे स्थान पर बिहार रहा है, तीसरे या चौथे स्थान पर है। तो समझिए कि अंतिम स्थान की तरफ ही है। तो यहाँ से आपको ये सारी बातें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये सेशन, ये जो पहला सेशन था हमारा, आप यहाँ पर हमें डिजिटल बोर्ड के साथ देखें। हमें ये नहीं पता कि हमारा ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, लेकिन कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा हमने दिया आपको। हमारा प्रेजेंटेशन बताने का तरीका आपको कैसा लगा, आप लोग कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि एक मोटिवेशन हमें मिले, या फिर कोई कमी रह गई तो हम उसको अवश्य सुधार करेंगे। क्योंकि नो डाउट हमने जिस प्रकार से आपको मटेरियल दिया है उसमें कोई कमी, हमने बिल्कुल ये सोचा है कि आपको बेहतर दिया जाए, कोई कमी नहीं रखा जाए। अगर कोई कमी नजर मुझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उसमें हम सुधार अवश्य करेंगे। हालांकि स्टूडियो की बात करें तो यहाँ पर लाइट का सेटअप थोड़ा सा कम है, इस वजह से हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा शायद आपको उतनी अच्छी नहीं मिल रही होगी। हम इस पे कार्य कर रहे हैं, जल्द ही ये सेटअप होगा। और बात यहाँ पर यह भी है कि अभी कमरे में एसी लगा हुआ नहीं है, तो गर्मी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको रेगुलर क्लास नहीं भी दे पा रहे हैं, रीजन यहाँ पर यह है। लेकिन जो हमने आपको बोला कि जो करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि लगभग 500 प्रश्न आपको देने वाले हैं लाइव मोड में, वो जल्द हम उसको शेड्यूल करेंगे। चाहे गर्मी रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम है तो हम आपके लिए जरूर वो क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ पर हम प्रश्न पे आते हैं। जो हमने आज की इस वीडियो में 3 प्रश्न आपको पूछा है। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद सेक्टर यानी कि जीडीपी में 10.64% वृद्धि दर के साथ कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है कि किस शहर में हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है? तीसरा प्रश्न है कि किस शहर में हाल ही में G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है? ये तीनों प्रश्नों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें वहां पर आप लिखें तो विस्तार पर लिखें। विस्तार से जब आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो सारी चीजें हमने आपको बताया वो तो आपको लिखना ही है, और अपने तरह से भी जो चीज आपको याद आ रही है वो आप याद करके जरूर लिखेंगे। लिखने से फायदा ये होगा कि चीजें जब आप कहीं पर लिख देते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि जब लिखते हैं तो आप दिमाग में सोचते हैं, जोड़ देते हैं, तब जाकर आप लिखते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होती रहती है। तो इससे ये होता है कि आपसे लंबे समय तक याद रखने में सक्षम होते हैं। अच्छा, एक जानकारी और, एक पीडीएफ हमने जारी किया था जनवरी से जुलाई तक का, पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का इसमें संग्रह है। इसी में हमने बिहार स्पेशल का 200 वन लाइनर भी प्रश्न शामिल किया एडिशनल। ये जनवरी से जुलाई तक का जो मंथली संग्रह, उसमें बिहार करंट अफेयर्स है ही, लेकिन सिलेक्टेड 200 प्रश्नों का वन लाइनर संग्रह इसमें भी हमने किया है। तो जितने भी छात्र बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, इस पीडीएफ को आप लोग जरूर लीजिएगा। अच्छा, एक जानकारी आपको और भी यहाँ पर मैं दे दूं, इसमें आज हम आपके लिए एक ऑफर की घोषणा करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी ऑफर है, जो कि आज जो क्लास हमने शुरू किया है, ये पहला क्लास है। इसी अवसर पर ये हम आपको ऑफर देंगे। अब तक जो ऑफर संचालित किए थे BM100 कूपन कोड के साथ या फिर इस प्रोमो कोड के साथ, अब आपको ये प्रोमो कोड अप्लाई नहीं करना है। ऑफर की बात करें तो ऑफर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है NEW 2023। इस प्रोमो कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रोमो कोड के इस्तेमाल से जो कोर्स की जो फी होगी वो ना तो 799 होगी, ना 399 होगी, ये महज 299 रुपये में आपके लिए 12 महीने की अवधि के लिए वैध होगा। 299 रुपये में तमाम मटेरियल, टेस्ट सीरीज आदि आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, 69वें बीपीएससी एग्जाम जो आपका प्रस्तावित है, यह 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित। कई सारे छात्रों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर, अगर अभी हम कोर्स लेते हैं तो क्या ये हमारा कोर्स 1-2 महीना ही वैलिड रहेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना, यही कोर्स आपका अपग्रेड होकर 70वीं बीपीएससी में तब्दील हो जाएगा। यानी कि 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो भी कंटेंट हम यहाँ पर इसमें नया ऐड करेंगे, जो भी मटेरियल नए ऐड होंगे, वो तमाम चीजें आपको मिलती रहेगी। तो कंफ्यूजन आपको ना हो, आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके न्यू 2023 इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर
महज 299 रुपये में हमारे इस बीपीएससी वाले कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। चीजें बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको मिल रही है और आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी इसे हजारों छात्र ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। नो डाउट यहाँ से तैयारी आपकी बेहतर होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।